Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. So this is the major contribution of J.M. Keynes in the demand for money literature. तो speculative demand for money समझने से पहले कुछ चीज़ें और भी समझने की ज़रूरत है. पहले ये समझिए कि speculator किसे कहते हैं. Speculators जो हैं वो speculators are opposite to the hedging. दो तरह के लोग हैं, एक स्पेकुलेटर्स हैं और एक हेजर्स हैं. स्पेकुलेटर्स वो हैं जो कि रिस्क लेते हैं, रिस्क लवर होते हैं और स्पेकुलेट करते हैं. स्पेकुलेट का मतलब है कि अंदाज़ा लगाते हैं किसी भी चीज़ के बारे में, किसी चीज़ की कीमत के बारे में कि वो कहाँ तक जाएगी. और अगर वो ये समझते हैं कि आज वो सस्ती है और आने वाले दिनों में ये महंगी हो जाएगी, तो वो उस प्रोडक्ट को या उस इंस्ट्रूमेंट को या उस चीज़ को वो खरीद लेते हैं और फिर अगर वाकई वो महंगी हो जाए तो फिर उसको वो बेच भी देते हैं. तो स्पेकुलेटर्स रिस्क लवर होते हैं. दूसरी तरफ जो लोग होते हैं वो हेजर्स होते हैं. हेजर्स वो होते हैं जो रिस्क नहीं लेते, जो रिस्क को अवॉइड करते हैं, रिस्क अवर्सर होते हैं. तो वो इससे डिफरेंट तरह के लोग होते हैं. लेकिन जो स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी है, ये इसका ताल्लुक स्पेकुलेटर से है. इसको आप इस तरीके से समझ लीजिए कि अगर वेल्थ हो आपके पास तो आप उसके यूज कर सकते हैं. यानी वेल्थ को मनी की शक्ल में रख सकते हैं, यानी कैश की सूरत में, या फिर उसको बॉन्ड की सूरत में रख सकते हैं. ये वेल्थ की जो वेल्थ को दो तरह से रखने की बात की है, ये जेएम केन्स ने की है. वो कहता है कि मनी का एक ही अल्टरनेटिव है और वो है बॉन्ड. ये बात जहन में रखें कि ये जो बातें हो रही हैं ये 1936 की बातें हैं, जब इसने अपनी किताब लिखी थी जनरल थ्योरी, जेएम केन्स ने. तो आज से इसको कंपेयर करें तो हम कहेंगे कि मनी के अल्टरनेटिव्स आज तो बहुत हैं, लेकिन उस वक्त मनी का जो अल्टरनेटिव था वो बॉन्ड ही था. तो इसलिए उसने मनी को का अल्टरनेटिव बताया कि या तो लोग अपना वेल्थ जो है वो कैश की सूरत में रखेंगे, या फिर उसका एक अल्टरनेटिव है वो है बॉन्ड, और बॉन्ड की सूरत में वो रखेंगे. ठीक हो गया जी. अब आप ये समझते हैं कि जो मनी है, अगर आप अपने पास मनी रखेंगे तो आपको कोई सूद तो नहीं मिलेगा ना. तो मनी को रखने की सूरत में आपको कोई इनकम नहीं मिलेगी. नो इनकम. नो इनकम मीन्स नो इनकम इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट. सूद नहीं मिलेगा. आपको कैश रख लें, सूद नहीं मिलेगा. लेकिन अगर आप बॉन्ड रखते हैं तो बॉन्ड के ऊपर आपको जारी सी बात है कि इनकम मिलती है. तो बॉन्ड इनकम मिलती है और वो किस शक्ल में मिलती है? इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट. ठीक है ना जी. ये इनकम नहीं मिलती और इसके अंदर इनकम मिलती है. तो इसका मतलब ये है कि बॉन्ड को रखने का बेनिफिट है और मनी को रखने का बेनिफिट इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट नहीं है. बाकी इनको दोनों को, मनी को और कैश को, मनी को और बॉन्ड रखने के अपने अपने फायदे और नुकसानात हैं. ठीक हो गया. अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज और समझ लीजिए कि बॉन्ड है क्या. बॉन्ड इज अ डेट इंस्ट्रूमेंट. इसका मतलब ये है कि जब डेट का मतलब है क्रेडिट, है ना, क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट. इसका मतलब ये है कि जब किसी को कर्ज की जरूरत होती है तो वो क्या करता है, वो बॉन्ड इशू करता है. यानी बॉर्वर जो होता है, जो भी बॉर्वर होगा, बॉर्वर कहते हैं कर्ज लेने वाला, कर्ज लेने वाला, देने वाला नहीं. तो बॉर्वर विल इशू अ बॉन्ड टू गेट लोन. लोन कह लीजिए, डेट कह लीजिए,
या क्रेडिट कह लीजिए। तो जिसको भी कर्ज की जरूरत होगी, अब मुझे कर्ज की जरूरत है फॉर एग्जांपल, और मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे 10,000 रुपया दे दीजिए, तो आप मुझे ऐसे 10,000 रुपये नहीं देंगे ना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, क्योंकि मैं बोरो करना चाहता हूँ ना, तो बोरोवर को क्या करना पड़ेगा, बोरोवर को इशू करना पड़ेगा एक बॉन्ड। अब बॉन्ड क्या है, बॉन्ड एक कागज का टुकड़ा है, और वो कागज का टुकड़ा आप खरीदेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बॉन्ड के अंदर जो 2-3 चीजें वो समझा दूं। पहली चीज ये है कि फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी है, तो उस कंपनी का नाम आएगा, फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी का नाम है एबीसी कंपनी, और अब ये मेरी कंपनी का बॉन्ड है, तो एबीसी कंपनी का ये क्या है, बॉन्ड है। अब जब उसने कर्ज लेना होगा तो ये बॉन्ड बेचेगी, इसके ऊपर इसकी फेस वैल्यू लिखी हुई है। फेस वैल्यू मींस कि कितनी मालियत का ये बॉन्ड है, या कर्जा लेना चाहते हैं। तो फर्ज करें 10,000 रुपये का मैं कर्जा लेना चाहता हूँ, और इसके ऊपर लिखा हुआ एक और चीज जिसे हम कहते हैं आई मींस इंटरेस्ट रेट, तो उस पर हम कहते हैं 10% पर एनम, यानी हर साल 10% में सूद दूंगा। और तीसरी जो इसमें इंपॉर्टेंट बात लिखी होती है वो मेच्योरिटी होती है। तो मेच्योरिटी फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ 5 years। तो अब ये बॉन्ड की शक्ल आपको समझ आ गई। बॉन्ड के अंदर ये 3 और भी बाकी चीजें लिखी होती हैं, लेकिन ये 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। उसमें एक ये है कि कर्ज कितनी मालियत का कर्ज लेना है, फिर उसके ऊपर सूद कितना देंगे, और कितनी देर के लिए कर्जा लेना है। तो 3 बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। अब 10% का मतलब ये है कि 10% ऑफ फेस वैल्यू। तो इसका मतलब ये है कि हर साल जो है वो मैं अगर आप मेरी इस कंपनी का ये बॉन्ड खरीद लेते हैं, तो मैं क्या करूँगा, मैं आपको हर साल 10% ऑफ दी 10,000 यानी 10% ऑफ दी फेस वैल्यू वो मैं आपको क्या दूंगा, सूद दूंगा। तो वो तकरीबन 1,000 रुपया बनता है, यानी 1,000 रुपया मैं पहले साल दूंगा आपको सूद, और दूसरे साल फिर आपको मैं 1,000 रुपया दूंगा सूद, और फिर तीसरे साल में आपको 1,000 सूद दूंगा, चौथे साल 1,000 सूद दूंगा, पांचवें साल में आपको 1,000 सूद भी दूंगा, और आपकी असल रकम यानी 10,000 रुपया भी वापस कर दूंगा। तो पांचवें, क्योंकि ये मेच्योरिटी 5 साल की है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 5वें साल में 2 पेमेंट करूंगा, एक उस साल का इंटरेस्ट पे करूंगा, और उस साल असल रकम यानी प्रिंसिपल अमाउंट भी वापस करूंगा। जब मैं वापस करूंगा, यानी मैं कौन हूँ, मेरी कंपनी है एबीसी, तो आप मुझे ये फिर एबीसी बॉन्ड जो है वापस कर देंगे, क्योंकि ये मैच्योर हो जाएगा, और आप मुझे ये बॉन्ड वापस कर देंगे, मैं आपको आपका 10,000 रुपये वापस कर दूंगा। इसका मतलब जब भी कर्ज लेना होता है तो जो बोरवर होता है वो एक कागज का टुकड़ा इशू करता है, इसको फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं। तो उसको लोग खरीदते हैं और उसके बदले में आपको रकम देते हैं, ठीक है। और ये यहाँ तक हमें बात मेरे ख्याल समझ आ गई है कि जो बॉन्ड है वो उसकी जो क्या मतलब होता है, और उसके ऊपर जो इनकम आ रही है वो भी आपको समझ आ गई, जो मैंने यहाँ पे लिखी थी। बॉन्ड पे जो इनकम आती है ना वो 2 तरह की आती है, एक होती है फिक्स्ड इंटरेस्ट इनकम, और दूसरी होती है जो कि वेरिएबल इनकम होती है, वेरिएबल इनकम होती है, ठीक है ना जी। और दोनों इनकम्स ऐड करके देखते हैं क्या होता है। जो फिक्स्ड इंटरेस्ट इनकम होती है ना वो ये वाली है जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये वाली। ये फिक्स्ड इंटरेस्ट इनकम का मतलब जो है वो ये वाली है जो यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। और जो वेरिएबल इनकम है वो जारी सी बात है कि वो भी मैं आगे चलकर समझाऊंगा कि वो कैसे आती है। वो बॉन्ड की प्राइसेस के अप एंड डाउन जाने की वजह से होती है, यानी कीमत, ये तो बॉन्ड की फेस वैल्यू है ना, फेस वैल्यू को हम कहते हैं एफ। एक होती है प्राइस ऑफ द बॉन्ड, मार्केट में जो इसकी वर्थ है ना वो प्राइस ऑफ द बॉन्ड है। वो हो सकता है 12,000 रुपये हो, 12,000 हो जाए,
नहीं समझ आई। हो सकता है कि वो 10,000 ही हो। 10,000 का मतलब ये है कि वही हो जो कि फेस वैल्यू है। फेस वैल्यू कितनी है? फेस वैल्यू तो 10,000 है ना, लेकिन मार्केट में जो उसकी प्राइस है वो 10,000 भी हो सकती है, वो 12,000 भी हो सकती है, वो जो है वो 8,000 भी हो सकती है। मतलब ये कि फेस वैल्यू से प्राइस जो है, ये प्राइस ऑफ द बॉन्ड यानी पी जो है वो फेस वैल्यू से ज़्यादा भी हो सकती है, फेस वैल्यू के इक्वल भी हो सकती है। जैसे यहाँ पर है तो पी जो है वो एफ के इक्वल है, यहाँ पी जो है वो एफ से ज़्यादा है। ये एफ है जो मैंने अभी आपको बताया, फेस वैल्यू जितनी मालियत उसके ऊपर लिखी हुई है, जितनी मालियत का आपने कर्जा लिया है, लेकिन बॉन्ड की प्राइस जो है वो उससे फेस वैल्यू से कम भी हो सकती है। इसके नतीजे में आपको जो इनकम में कमी या इजाफा होता है या बॉन्ड, वो वेरिएबल इनकम होती है, उसे हम कहते हैं। यानी उस वेरिएबल इनकम का ताल्लुक प्राइस ऑफ द बॉन्ड से होता है। ठीक है ना जी। तो वो कैसे डिटरमिन होती है, जाहिर सी बात है कि वो हमें देखनी पड़ेगी कि वो किस तरीके से बॉन्ड की जो, मतलब आपने 10,000 का बॉन्ड खरीदा और अब 12,000 का हो गया, तो आपकी एक तो ये फायदा हुआ आपको कि 2,000 ज्यादा मिल गया, प्लस आपको ये 10% सूद भी मिलना है। तो ये दोनों इनकम मिलकर बॉन्ड की इनकम बॉन्ड की जो टोटल इनकम है वो बनती है। इसी तरीके से अगर वो 8,000 का हो गया तो आपको 2,000 का लॉस हो गया, तो फिर हमें देखना पड़ेगा कि नेट जो गेन है वो क्या होता है। यानी इन दोनों इनकम से हम बॉन्ड की नेट गेन या नेट यील्ड निकालते हैं, या रिटर्न जिसे कहते हैं वो निकालते हैं। तो वो जो नेट यील्ड होती है वो क्या होती है? वो होती है आई प्लस जी। ये आई का मतलब ये है जो फिक्स इंटरेस्ट इनकम है, और जी का ताल्लुक जो है वो किससे होता है? जी का मतलब होता है कैपिटल गेन और लॉस। ये क्या है? ये फिक्स्ड इंटरेस्ट इनकम है, और ये क्या है? इसको कहते हैं कैपिटल गेन और लॉस। और कैपिटल गेन और लॉस का जो ताल्लुक है वो प्राइस ऑफ द बॉन्ड के साथ है, जो मैंने अभी आपको समझाया। यानी इस जी का जो ताल्लुक है वो किसके साथ है? वो प्राइस ऑफ द बॉन्ड के साथ है। तो वो प्राइस ऑफ द बॉन्ड फेस वैल्यू से ज़्यादा भी हो सकती, कम भी हो सकती है, और जो है वो बराबर भी हो सकती है। तो नेट यील्ड कहते हैं, या इसको कहते हैं रिटर्न, रिटर्न ऑन बॉन्ड, रिटर्न ऑन बॉन्ड या नेट यील्ड ऑन बॉन्ड कहते हैं, जो भी कहना है। ठीक हो गया? तो ये इसका मतलब ये है कि बॉन्ड की दो तरह की जो है वो बॉन्ड की दो तरह की इनकम होती है। अब ये आई जो है ये फिक्स है, और जी जो है वो वेरिएबल है, जो मैंने अभी आपसे कही थी। जी क्या है? वो वेरिएबल है, वो डिपेंड करेगा कि प्राइस ऑफ द बॉन्ड कहाँ पे जाती है। तो प्राइस ऑफ द बॉन्ड अप एंड डाउन जहां भी जाएगी वो पता चल जाएगा हमें। इसी तरीके से जो जी का फार्मूला है वो है के ओवर पीटी, तो इन 200, ये जी का फार्मूला है। यानी अगले टाइम पीरियड में प्राइस, पी का मतलब यही प्राइस ऑफ द बॉन्ड है, तो प्राइस ऑफ द बॉन्ड जो है वो अगले टाइम पीरियड में क्या होगी, आप कितने की खरीदी है करंट टाइम पीरियड में, तो और इसको आप करंट टाइम पीरियड से ही वो करते हैं कंपेयर। तो T+1 मीन्स प्राइस ऑफ द बॉन्ड, प्राइस ऑफ द बॉन्ड इन नेक्स्ट टाइम पीरियड, T+1 नेक्स्ट टाइम पीरियड जो भी होगा। और PT का मतलब है प्राइस ऑफ द बॉन्ड इन करंट टाइम पीरियड, जब आपने खरीदा है। तो वो कुछ भी हो सकता है। अब इसमें देखें, अगर PT+1 जो है वो PT के बराबर आ जाए तो जो G होगा वो 0 होगा, और अगर जो है वो PT+1 ग्रेटर देन हो जाए PT से, तो क्या होगा? तो फिर G पॉजिटिव होगा। और अगर PT+1 जो है वो लेस देन हो जाए
PT से, तो G क्या होगा, वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक हो गया ना जी? तो ये G और I फिर आप कंपेयर करेंगे, I और G को ऐड करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा वो नेट यील्ड ऑन बॉन्ड आ जाएगा। तो वो कुछ भी हो सकता है। ठीक हो गया जी? तो ये मैंने आपको कुछ बातें बताई बॉन्ड के हवाले से, क्योंकि हमने स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी पढ़नी है। तो स्पेकुलेटिव डिमांड मनी फॉर मनी पढ़ने से पहले हमें बॉन्ड की थोड़ी बहुत स्टोरी पता होनी चाहिए कि बॉन्ड में क्या होता है। ठीक है ना जी? अच्छा, एक तो ये वाली स्टोरी है। दूसरी ये है कि बॉन्ड की अब सारी बातें करने के बाद एक दो बातें और भी मैं आपको समझा दूं। वो ये कि फॉर एग्जांपल एक बॉन्ड है जो कि ABC कंपनी का है, और ये बॉन्ड है उसका ABC कंपनी का, और वो मैंने अभी आपको बताया कि उसमें 3 बातें इंपॉर्टेंट है। तो फेस वैल्यू फर्स्ट करें, वो कितने की है, 10,000 ही कह लें, और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट है वो भी हमने बताया था कि फॉर एग्जाम्पल 10% पर एनम ये फिक्स है। तो 10% पर एनम फिक्स है, और जो मेच्योरिटी है वो मैंने अभी 5 इयर्स कही। फर्ज करें ये बॉन्ड जो है वो 2020 में कंपनी ने इशू किया है। अब 2021 में दोबारा ये कंपनी को अगर कर्ज चाहिए होगा 2021 में जो भी आना है, इस ABC कंपनी को अगर दोबारा कर्ज चाहिए होगा तो वो ये दोबारा बॉन्ड इशू करेगी। और फर्ज कर लें कि उसकी फेस वैल्यू जो है वो 10,000 ही है, और I जो है उसका आपको नहीं पता, और मेच्योरिटी जो है वो 5 इयर्स है। अब आप देखिए कि अब स्पेकुलेटर्स क्या करते हैं। स्पेकुलेटर्स, जो स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी की बात हम कर रहे थे, स्पेकुलेट करते हैं, यानी अंदाजा लगाते हैं कि आने वाले टाइम पीरियड में जो है वो जो इंटरेस्ट रेट होगा वो क्या होगा, इसके बारे में स्पेकुलेशन होती है। ये वाली समझ गए? अब स्पेकुलेशन क्या हो सकती है कि ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 2021 में बढ़ भी सकता है। यानी ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में ये स्पेकुलेशन करते हैं, ये है इस रेट ऑफ इंटरेस्ट को एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। तो और ये जो इस वक्त रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो 2020 में है। तो ये इसको आप क्या कह लें, इसको हम करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट कह देते हैं, करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट। और ये जो है जो 2021 में आना है, इसको हम क्या कह रहे हैं, ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं स्पेकुलेटर्स, या उसके बारे में अंदाजा लगा रहे हैं कि क्या होगा, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में अंदाजा लगाया जा रहा है, जो कि क्योंकि 2021 अभी आया नहीं है, ये 2020 आ चुका है और उसका करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट उनको पता है। अब यहाँ पर अंदाजे क्या हो सकते हैं? अंदाजे ये हो सकते हैं कि जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इंटरेस्ट हो उसको हम IE कह लेते हैं। तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इंटरेस्ट और ये जो करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको हम IC कह लेते हैं। तो ये 2 रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके सामने आ गए। तो इसका मतलब ये है कि ये देखना है कि यहाँ पर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज़्यादा भी हो सकता है। स्पेकुलेटर ये कहें कि नहीं, इस दफ़ा 2020 में तो 10% पे ये लोन दे रहे हैं, लोन ले रहे हैं, तो अगले साल हो सकता है ये 12% पे कंपनी इशू करे बॉन्ड। तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इंटरेस्ट करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज़्यादा भी हो सकता है, मीनिंग दैट कि मैं फ़र्ज़ कर लेता हूँ कि 12% हो जाएगा और अब कितना है, अब 10% है। एक सिचुएशन ये हो सकती है। दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इंटरेस्ट करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट से कम हो जाए, यानी वो एक्सपेक्ट करें कि ये 8% पे चला जाएगा और इस वक्त कितना है,
इस वक्त जो है वो 10% है, ये आपके सामने। तो या ये भी वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तीसरी चीज, कि एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट के इक्वली रहे, यानी 10% अब है और 10% ही उस वक्त रहे। तो ये तीन पॉसिबिलिटीज जो हैं वहां पर हो सकती हैं, जो आपको मैंने अभी बताई हैं। तीन पॉसिबिलिटीज जो हैं वहां पे मौजूद हैं। ठीक हो गया ना जी? तो तीन पॉसिबिलिटीज मौजूद हैं। अच्छा, अब इन तीनों पॉसिबिलिटीज के अंदर ये चीज समझिए कि क्या डिसीजंस क्या होंगे, डिसीजन क्या हो सकते हैं। फर्ज कीजिए कि अगर वो एक्सपेक्ट करते हैं कि एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगा, यानी 12% होगा, और इस वक्त जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या है, वो 10% है, 10% है। तो अब वो क्या करेंगे? इसका मतलब है कि आने वाले टाइम पीरियड में जो बॉन्ड आएगा वो किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आएगा, वो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि आने वाले दिनों में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो 12% होगा। अब आप बताइए कि एक ऐसा बॉन्ड जिसके ऊपर 12% इंटरेस्ट रेट ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये ज़हन में रखें, ये एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 21 आया नहीं अभी, तो 12% इंटरेस्ट रेट वाले बॉन्ड की वर्थ ज्यादा होगी या 10% वाले इंटरेस्ट रेट वाले बॉन्ड की वर्थ ज्यादा होगी? तो सारी सी बात है, 12% ज्यादा आपको इनकम देता है। तो अब वो क्या करेंगे? यानी इसका मतलब ये है कि एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो वो क्या करेंगे? वो अब इस बॉन्ड को बेच देंगे या खरीदेंगे, क्योंकि जो नया बॉन्ड आने वाला है वो तो 12% पे आने वाला है। तो उस वक्त इस बॉन्ड की वर्थ तो नहीं रह जाएगी ना, यानी 2021 में उनके पास ये 2020 वाला बॉन्ड होगा तो उसके ऊपर 10% इंटरेस्ट मिल रहा होगा, लेकिन जो नया बॉन्ड आया होगा वो 12% दे रहा होगा रिटर्न। तो इसकी 2020 वाले की वर्थ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो इसलिए इसका मतलब ये है कि वो फिर इस सिचुएशन में क्या चीज एक्सपेक्ट कर रहे हैं? वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनको लॉस हो जाएगा। ठीक है ना? यानी दे आर, इस सिचुएशन में व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग, दे आर एक्सपेक्टिंग लॉस, दे आर एक्सपेक्टिंग कैपिटल लॉस। तो अब जब वो लॉस एक्सपेक्ट करेंगे कि जी मेरी तो इस बॉन्ड की वर्थ ही नहीं रहेगी, किस बॉन्ड की? इस बॉन्ड की, क्योंकि 12% वाला आ जाएगा तो 10% वाले की वैल्यू कम हो जाएगी, तो मुझे लॉस होगा। तो वो क्या करेंगे? आज ही इस बॉन्ड को 2020 वाले को बेच देंगे। तो जब वो बेचेंगे, यानी इस सूरत हाल में वो क्या करेंगे? सेल कर देंगे, सेल देयर बॉन्ड्स। अगर एक्सपेक्टेशन ये है कि नया बॉन्ड ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे आ रहा है, तो आज वाला बॉन्ड वो बेच देंगे जो आज उनके हाथ में। और जब वो बॉन्ड को बेच देंगे तो इसका नतीजा क्या निकलेगा कि उनके पास कैश आ जाएगा। बॉन्ड को बेचेंगे तो क्या आएगा? क्योंकि अभी मैंने बताया कि मनी का अल्टरनेटिव, बॉन्ड का अल्टरनेटिव क्या है? कैश है। तो वो क्या करेंगे? वो कीप करेंगे मनी। मनी मीन्स कैश, कीप मनी या कैश विथ देमसेल्व्स। तो अब ये डिसीजन समझ आ गया आपको? डिसीजन ये समझ आया कि जब भी एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इंटरेस्ट करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज्यादा होगा तो उन्हें लॉस एक्सपेक्ट करेंगे। जाहिर सी बात है कि आने वाला टाइम पीरियड में उन अगर ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे आ रहा है तो इस बॉन्ड की जो इस वक्त 10% है उसकी वर्थ कम हो जाएगी। दूसरी सूरत क्या है? दूसरी सूरत ये है कि अगर वो एक्सपेक्ट करते हैं कि जी ये 12% नहीं होगा, बल्कि ये कितना होगा? ये 8% पे आएगा। नया जो बॉन्ड है वो कितने परसेंट पे आएगा? 8% पे आएगा। ये देखें, अब मैंने 8% लिख दिया यहाँ पे, ये वाली सिचुएशन है। तो अब वो क्या करेंगे? इसका मतलब ये है कि 2021 में जो नया बॉन्ड आना है वो 8% पे आएगा, एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब ये एक्सपेक्टेशन है, यानी स्पेकुलेशंस हैं, यानी अंदाजे हैं। तो अब उनके पास कितने परसेंट वाला बॉन्ड पड़ा हुआ है? उसी कंपनी का, वो 10% वाला। तो उसकी इसी बॉन्ड की, 2020 वाले बॉन्ड की वर्थ 2021 में ज्यादा होगी ना? क्यों ज्यादा होगी?
क्योंकि वो ज्यादा इंटरेस्ट रेट दे रहा है 10%, तो अब वो बेचेंगे इसको? नहीं बेचेंगे। तो इसका मतलब ये कि बल्कि वो और ज्यादा बॉन्ड खरीद लेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि नया बॉन्ड जो आना है वो 8% पे आना है, मेरे पास 10% वाला होगा, तो 10% वाले की वर्थ 2021 में ज्यादा होगी, और मैं फिर इसको उस वक्त बेचूंगा जब मुझे 2021 में ये 10% पे मेरे पास होगा, और लेकिन वो नया जो आएगा वो 8% पे आएगा। तो इसका मतलब ये है कि इस सूरत हाल में उनका जो बॉन्ड है वो ज्यादा वर्थ वाला होगा 2021 में। तो दे आर एक्सपेक्टिंग या एंटीसिपेटिंग कैपिटल गेन। कैपिटल गेन जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो, ठीक है ना। जब कैपिटल गेन एक्सपेक्ट करेंगे तो क्या होगा, उस सूरत हाल के अंदर वो और ज्यादा बॉन्ड खरीद लेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है कि उनकी बॉन्ड की वर्थ 2021 में ज्यादा होगी। परचेज मोर बॉन्ड्स, परचेज मोर बॉन्ड। जब वो बॉन्ड ज्यादा खरीद लेंगे तो कैश उनके पास क्या हो जाएगा, वो नहीं रहेगा। तो दे डू नॉट कीप कैश विद देमसेल्व्स, ठीक है जी, कैश विद देमसेल्व्स। ये दो सिचुएशन समझ आ गई कि अगर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इंटरेस्ट लेस देन है करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो फिर वो ये एक्सपेक्ट करेंगे कि उन्हें गेन होगा फ्यूचर में, एक्सपेक्टेड कैपिटल गेन। और अगर ऐसा नहीं है, बल्कि एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इंटरेस्ट करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज्यादा वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो फिर वो लॉस को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और उस सूरत हाल में वो बॉन्ड को क्या कर देंगे, वो सेल कर देंगे। ये डिसीजंस जरा याद रखने हैं कि इसके अंदर वो बॉन्ड को सेल करेंगे, इसके अंदर वो बॉन्ड को परचेज करेंगे, इसमें वो कैश रखेंगे अपने पास, इसमें डू नॉट कीप कैश विद देमसेल्फ। ये डिसीजंस आपको समझ आने चाहिए, और ये डिपेंड करते हैं इसके ऊपर। ठीक हो गया जी। तो ये दो सिचुएशंस क्लियर होगी हमें। तो अच्छा आगे चलें, नेक्स्ट चलें। तो हमें एक और चीज वो ये कि इस सिचुएशन में कि जब एक्सपेक्टेड भी 10% है और इस वक्त भी 10% है, तो अब वो क्या करें इस सिचुएशन में? दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग कैपिटल गेन एंड लॉस। तो ना तो कैपिटल गेन हो रहा है ना लॉस हो रहा है, यानी इस सूरत हाल में उनको 10% पे ही इस वक्त हैं, 10% एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो ना कैपिटल गेन हो रहा है ना कैपिटल लॉस हो रहा है। तो अब क्या करेंगे? अब उनकी मर्जी है, जो मर्जी करें। यानी इस सूरत हाल को हम इनडिफरेंट कहते हैं, इनडिफरेंट बिहेवियर। दोनों का रिजल्ट सेम ही है ना, तो फिर इनडिफरेंट बिहेवियर हो जाएगा। दिस इज अप टू देम वेदर दे वांट टू होल्ड मनी और बॉन्ड्स, उनकी मर्जी, क्योंकि वो उसके ऊपर ही है वहां पे। अच्छा, अब यहाँ पे इनडिफरेंट बिहेवियर है। अच्छा, अब मजीद इसको समझते हैं कि ये जो मैंने अभी आपको बताया कि कैपिटल जो गेन और लॉस है, इसकी थोड़ी सी स्टोरी मजीद भी समझ लीजिए। तो कैपिटल गेन और लॉस, जिसको हमने जी कहा है, ये मैंने जी अभी पहले भी समझाया था आपको। दिस इज जी, सॉरी, ये जी मैंने पहले भी समझाया आपको। तो ये जी है। तो अब एक ये मैंने प्राइस ऑफ द बॉन्ड से आपको जी समझाया है। एक जो मैं आपको जी समझा रहा हूँ, वो अब जो समझा रहा हूँ वो मैं आपको एक और तरीके से समझा रहा हूँ। तो वो क्या है? वो है subtracting the current investment of 1 rupee
फर्ज करें 1 रुपए की इन्वेस्टमेंट करते हैं, फ्रॉम द रेशियो ऑफ करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट टू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये है जी। तो जी का फार्मूला बन गया आई सी ओवर आई ई -1, ठीक हो गया जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बता रहा है कि आपने क्या करना है, करंट इन्वेस्टमेंट ऑफ 1 रुपी वो ये है, उसको सब्ट्रैक्ट करना है, ये सब्ट्रैक्ट किया हुआ है, माइनस का साइन है। और किससे करना है, रेशो लेनी है करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट की और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इंटरेस्ट की। तो ये एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इंटरेस्ट आई ई और करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आई सी, इनकी रेशो लेके ये आपने क्या फाइंड कर लिया, ये जी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई आप लोगों को। अच्छा, अब इसको एक एग्जाम्पल से समझ लीजिए। एग्जाम्पल क्या है कि अगर आई सी जो है वो 0.02 है, यानी करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट, और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 0.04 है, तो इस सिचुएशन में हमें ये नज़र आ रहा है कि एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज़्यादा है। और आपको पता है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज़्यादा हो तो आपको क्या होता है, कैपिटल लॉस आप एक्सपेक्ट करते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि वो क्या आता है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यूज पुट कर दें, तो वैल्यूज जब पुट करेंगे तो आई सी ओवर आई ई -1, तो जी की वैल्यू आ जाएगी, आई सी क्या है 0.02 और ये कितना है 0.04, और इसमें से -1 कर दें तो जी की जो वैल्यू आती है वो आती है -0.50। तो ये देखिए नेगेटिव आती है, और नेगेटिव का मतलब क्या होता है, लॉस होता है, ठीक है ना जी। तो ये सिचुएशन है जो कि हमें बता रही है कि जो मैंने ये चीज़ आपको भी समझाने की कोशिश की थी कि एक्सपेक्टेड लॉस होता है उसके नतीजे में। तो ये यहाँ पे आपको नज़र भी आ गई बात। अच्छा, अब इसका मतलब ये है कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हमने ये देखना है कि जो बॉन्ड की होल्डिंग का डिसीजन है, होल्डिंग ऑफ मनी और बॉन्ड, यानी आप बॉन्ड होल्ड करेंगे या मनी होल्ड करेंगे, वो डिपेंड करती है, इज अ फंक्शन ऑफ नेट यील्ड। ये नेट यील्ड मैंने अभी आपको समझाया है, नेट यील्ड, ये जो मैंने अभी आपको नेट यील्ड समझाया था यहाँ पे, ये नेट यील्ड कहलाती है, दिस वन। तो आई प्लस जी एन यानी रिटर्न या नेट यील्ड एक ही बात है। तो इसके दो कंपोनेंट है, आई है और जी है। अच्छा, अब नेट यील्ड से डिसीजन होना है कि आप बॉन्ड होल्ड करेंगे या कैश। अब देखें कि अगर आई प्लस जी जो है ये बॉन्ड की फिक्स्ड इनकम है और ये वेरिएबल इनकम है, अगर ये पॉजिटिव है तो आप क्या करेंगे। देखें, शुरू में मैंने कहा कि जो कैश को होल्ड करने का रिटर्न है वो तो 0 है। अगर कैश होल्ड करेंगे तो आपको रिटर्न क्या मिलता है, 0। ये आपके सामने नो इनकम, 0 रिटर्न। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 0 रिटर्न कैश को होल्ड करने का, 0 रिटर्न या 0 इनकम। तो दूसरी तरफ बॉन्ड की जो इनकम है वो आई प्लस जी है। बॉन्ड की जो इनकम है वो क्या है, आई प्लस जी। तो आई प्लस जी को आपने 0 रिटर्न्स के साथ कंपेयर करना है, यानी इसकी इनकम जो बॉन्ड की इनकम है वो ये वेरिएबल इनकम जी है ना। तो इसका मतलब ये है कि बॉन्ड की जो इनकम है वो 2 हैं, एक है आई और एक है जी। तो आपने इन दोनों को ऐड करना है, यानी बॉन्ड की जो इनकम है वो एक्चुअली क्या बन गई है, वो है आई प्लस जी। और वो कुछ भी हो सकती है, वो आई प्लस जी 0 भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। तो आपने इस 0 का कंपैरिजन इस 0 से करना है, इस प्लस का कंपैरिजन इस 0 से करना है,
इस नेगेटिव का कंपैरिजन आपने किससे करना है? जीरो से करना है। इसका मतलब ये है कि कैश का तो रिटर्न जीरो ही है, जो मर्जी कर लें, कैश का रिटर्न क्या है? जीरो ही है। तो अब ये पोजीशन ये है कि अगर आई प्लस जी जीरो है, मतलब ग्रेटर देन जीरो है, तो इसका मतलब ये है कि बॉन्ड होल्ड करके आपको पॉजिटिव मिल रहा है, तो आप बॉन्ड होल्ड करेंगे या कैश आप होल्ड करेंगे? क्योंकि दूसरी तरफ जीरो, इधर पॉजिटिव है, तो आप इस सूरत में तो बॉन्ड होल्ड करेंगे, इधर बॉन्ड होल्डिंग आएगा। और अगर आई प्लस जी जो है वो नेगेटिव है, तो नेगेटिव को कंपेयर करें मनी के रिटर्न के साथ, और मनी का रिटर्न कितना है? मनी का रिटर्न है जीरो, और बॉन्ड का रिटर्न क्या है? नेगेटिव। तो नेगेटिव बेहतर है या जीरो बेहतर है? तो जीरो बेहतर होता है ना नेगेटिव से। तो इस सूरत में कैश होल्ड करेंगे, क्योंकि बॉन्ड होल्ड करके तो आपको नेगेटिव मिल रहा है, ये बॉन्ड की होल्डिंग है ना, तो बॉन्ड होल्ड करके आपको क्या मिल रहा है? रिटर्न नेगेटिव मिल रहा है। और अगर आई प्लस जी जीरो और कैश को भी होल्ड करके जीरो ही है, तो दोनों सूरतों में क्या है? इनडिफरेंट हो जाएगा बिहेवियर आपका, क्योंकि बॉन्ड होल्ड करके भी रिटर्न जीरो मिल रहा है और कैश होल्ड करके भी रिटर्न जीरो मिल रहा है। दोनों सूरतों में रिटर्न सेम आ गया, जीरो जीरो। तो आप इनडिफरेंट हो जाएंगे किस में? बॉन्ड होल्डिंग में और कैश होल्डिंग में। तो ये सारी बातें आपको समझ आ गई होंगी। जी, आपको ये सारी बातें समझ आ गई होंगी। तो इसका मतलब ये है कि अब ये जो नेट यील्ड है ये फैसला करेगी। दिस इज नेट यील्ड। नेट यील्ड का मतलब बॉन्ड की जो यील्ड आती है, वो अगर बॉन्ड की यील्ड पॉजिटिव आ गई, देखे ना, एक तरफ कैश होल्ड कर रहे हैं आप, कैश होल्ड करें, तो कैश होल्डिंग पे जो रिटर्न आ रहा है वो क्या आ रहा है? वो आ रहा है जीरो। अच्छा, बॉन्ड होल्ड करके क्या आ रहा है? कैश पे तो कोई पैसा नहीं मिलना ना आपको, कैश आपके घर में पड़ा, आपको क्या रिटर्न मिलेगा कोई इसके ऊपर? कुछ भी नहीं। बॉन्ड होल्ड करके आपको जो है ना वो रिटर्न जो आता है वो तीन आ सकते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो। कैश को होल्ड करके क्या मिलना? जीरो जीरो। अब डिसीजन आप कर लें, खुद कर लें कि अब इस सूरत में बॉन्ड को, अगर यहां पर डिसीजन क्या करेंगे आप? यहाँ पे जाहिर सी बात है कि बॉन्ड होल्ड करेंगे जब आपको, क्योंकि पॉजिटिव का कंपैरिजन जीरो से करें तो पॉजिटिव जीरो से बेहतर है, तो यहाँ पे क्या होगा? बॉन्ड होल्डिंग होगी। ठीक है ना जी। और नेगेटिव बेहतर है या जीरो बेहतर है? जीरो बेहतर है। तो यहाँ पर आप कैश होल्ड करेंगे। अगर आपको ये नजर आता है कि कैश होल्ड करके जीरो रिटर्न मिल रहा है, बॉन्ड होल्ड करके नेगेटिव रिटर्न मिल रहा है, तो फिर कैश होल्ड करना बेहतर है ना। और तीसरी सूरत में दोनों पे जो रिटर्न है वो जीरो जीरो है, तो इस सूरत में आप इनडिफरेंट हो जाएंगे। इनडिफरेंट बिटवीन बॉन्ड होल्डिंग एंड कैश होल्डिंग। यही बात मैंने यहाँ पे समझाई है आपको, ठीक है ना। क्योंकि आई प्लस जी को आपने, ये आई प्लस जी क्या है? ये बॉन्ड होल्ड करके रिटर्न मिल रहा है आपको, तो वो अगर ग्रेटर देन जीरो का मतलब ये है कि ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो फिर बॉन्ड होल्ड कर लें। अगर नेगेटिव है, लेस देन जीरो का मतलब नेगेटिव है, तो फिर कैश होल्ड कर लें। और अगर जीरो आ रहा है तो फिर इनडिफरेंट हो जाए। यही चीज मैंने आपको इस तरीके से समझा दी है, ये एक ही बात है। इस तरह कर लें या इस तरह समझ लें, असल चीज तो ये है कि आप ये समझें, क्योंकि बॉन्ड होल्ड करके जो रिटर्न आता है उसको आई प्लस जी कहते हैं, और इसका जो रिटर्न आता है वो है ही जीरो। तो जीरो का कंपैरिजन आई प्लस जी से करना है, तो आई प्लस जी प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। तो ये डिसीजंस मेरा ख्याल है आपको समझ आ गए हैं सारे, कि आप बॉन्ड होल्ड करेंगे या कैश होल्ड करेंगे। तो ये क्लियर होगी सारी चीजें। अच्छा, अब अगली चीज ये है कि जो
अगर हम एक और टर्म समझना चाह रहे हैं, दो टर्म्स तो हम समझ चुके हैं, एक करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने आपको समझाया, एक एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इंटरेस्ट भी समझाया। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इंटरेस्ट वो है जिसके बारे में आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो हमें वो हो जाएगा, यानी वो फ्यूचर रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो एक चीज और भी ज़हन में रखें कि जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है ना, उसको लोग नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कहते हैं, यानी एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज आल्सो कॉल्ड नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो स्पेकुलेटर्स एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं उनके ख्याल में ये होता है कि नॉर्मली ये हो जाएगा जो हम सोच रहे हैं, तो इसलिए उनके ख्याल में वो नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि फ्यूचर रेट ऑफ इंटरेस्ट है इज ऑल्सो कॉल्ड नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इंटरेस्ट को नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कहते हैं। लेकिन अब हमें एक्सपेक्टेड मींस जो आप फ्यूचर में सोच रहे हैं, फ्यूचर रेट ऑफ इंटरेस्ट, फ्यूचर रेट ऑफ इंटरेस्ट या एंटीसिपेटेड रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कहते हैं। जो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं आप, उसको नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कहते हैं। नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट या एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इंटरेस्ट या फ्यूचर रेट ऑफ इंटरेस्ट, या ये सारा एक ही चीज है, सारा एक ही बात है। अब एक चीज और समझनी है जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, वो है क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट। दिस इज क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम क्या देते हैं? आई स्टैरिक। दिस इज क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट कौन सा होता है मैं बता देता हूं। क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट वो करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जिस पर नेट यील्ड जीरो हो जाती है, यानी ये वाला होता है, ये वाला। इसमें जो ये आई है ना, ये आई स्टैरिक बन जाएगा, ये वाला। ये जो आई है ना, ये करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है। यही करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट बन जाएगा जब ये नेट यील्ड क्या आ जाए, जीरो आ जाए। और यहाँ पे देखें नेट यील्ड जीरो है। उसकी वजह यह है कि करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट और कैपिटल गेन और लॉस एक दूसरे को ऑफसेट कर देते हैं। यहाँ नेट यील्ड कब जीरो होता है? नेट यील्ड तभी जीरो होगा ना जब आई की वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव ही रहनी है। ये जो आई है, ये यही वाला आई है ना जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये वाला, ये आई है जो इसके ऊपर लिखा हुआ है, तो ये तो पॉजिटिव ही रहनी है। लेकिन जी जो है वो कुछ भी हो सकता है, वो प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। तो आई प्लस जी जीरो होने का जब हो जाएगा ना, तो यही करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट, द करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट, द करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट would become critical rate of interest. Critical rate of interest when net yield is zero. Net yield is means I plus G is equal to zero. I plus G is equal to zero. तो फिर यही करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या बन जाएगा? यही करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट बन जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो I है और ये G जो है, ये एक दूसरे को कैंसल आउट करेंगे तो जवाब जीरो आएगा ना। इसका मतलब ये करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट और कैपिटल जो लॉस होगा वो एक दूसरे को एग्जैक्टली वाइप आउट कर देंगे और वो कैंसल आउट कर देंगे और जवाब जीरो आ जाएगा। ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल 10% है आई की वैल्यू और जी की वैल्यू एग्जैक्टली -10% आएगी ना, तो ये एक दूसरे को ऑफसेट कर देंगे तो जवाब जीरो आएगा। इसका मतलब ये कि नेट यील्ड तो जीरो हो जाएगा, लेकिन ये नेट यील्ड तो जीरो हो गया, लेकिन ये जो 10% होगा इसको हम क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट फिर कह देंगे, इसी करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट को, जो कि इस जी के साथ कैंसल आउट हो गया, तो इसको हम
आई स्टैरिक कह देंगे, यानी क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट कह देंगे। तो क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच नेट यील्ड इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब मजीद समझिए बात को कि अगर हम ये जो i प्लस जी इज इक्वल टू 0 लिखते हैं और इसको मजीद अगर सॉल्व कर लें, प्लस और g की वैल्यू अभी हमने यहाँ पे लिखी थी, वो थी g की वैल्यू, ये g की वैल्यू यही थी ना कि आई सी ओवर आई ई और माइनस क्या था 1, यही वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर दें इस इक्वेशन में तो वो क्या होगी, यानी आई सी ओवर आई ई है ना, आई सी ओवर आई ई माइनस क्या है, -1 इज इक्वल टू 0। ये मैंने इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दी इसकी वैल्यू, ये आपके सामने, ठीक है जी। तो अब इसको सॉल्व कर लें तो ये क्या आएगा, इसको सॉल्व कर लें तो क्या आएगा, ये है आई, इसको मजीद आप सॉल्व कीजिएगा तो आई सी ओवर आई ई -1 प्लस आई इज इक्वल टू 0, ठीक है ना जी। और आई सी ओवर आई ई प्लस आई ई इज इक्वल टू 1, ये आपके सामने, ठीक है जी। तो अब इसको मजीद सॉल्व करें तो ये आ जाएगा आई, एक सेकेंड, आई सी इंटू 1/1 इज इक्वल टू 1, और इसमें से अगर हम मजीद इसको सॉल्व करें तो आई सी, इसका एलसीएम देना तो ये आ जाएगा आई ई 1 प्लस आई ई, ठीक है ना जी, इज इक्वल टू 1। और यहाँ से हम इसको मजीद सॉल्व कर लें तो ये आई का मतलब मैंने आई सी ही लिया हुआ है, यहाँ पे आई का मतलब ये क्या है, ये आई सी ही है, ठीक है ना जी। करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ पे करंट आई सी का मतलब करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो इसको अगर हम मजीद सॉल्व कर लें तो ये आ जाएगा आई सी इज इक्वल टू 1/1 प्लस आई ई ओवर आई ई, ठीक है जी। और अब इसको सॉल्व कर लें मजीद तो ये आ जाएगा आई सी इज इक्वल टू आई ई ओवर 1 प्लस आई ई, और ये क्या है, यही करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या बन जाएगा, क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट, समझ गए। इसका मतलब ये है कि ये हमने कैसे निकाला है, क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट की वैल्यू कैसे निकाली है, ये क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट की वैल्यू मैंने निकाली है, ये कैसे निकाली है, और ये करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट से। इसका मतलब ये है कि हमने आई प्लस जी को क्या किया है, आई प्लस जी को 0 किया, क्योंकि मैंने भी बताया था 0 पे ही आती है, और उसके बाद हमने इसमें जी की वैल्यू पुट की है और बी जी की वैल्यू पुट करके हमने इसमें से क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट की वैल्यू फाइंड कर ली। इससे ये समझ आया कि क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट किसके ऊपर डिपेंड करेगा, क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज अ फंक्शन ऑफ एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके सामने, क्योंकि इसका आर्गुमेंट क्या आ रहा है, इसका आर्गुमेंट आ रहा है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट की कहानी चलेगी, यानी क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट is a function of expected rate of interest. It is a function of expected rate of interest.
इसका मतलब ये है कि जितने ज्यादा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इंटरेस्ट होंगे उतने ही ज्यादा उतने ही क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट होंगे। अब इधर आप एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इंटरेस्ट की वैल्यू देते जाएं, आपके पास क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट की वैल्यू आती जाएगी, या इन अदर वर्ड्स कि जितनी एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इंटरेस्ट की डिस्ट्रीब्यूशन आएगी हमारे पास, उसी तरीके से हमारे पास क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट की डिस्ट्रीब्यूशन भी आ जाएगी। तो जब आप एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इंटरेस्ट की डिस्ट्रीब्यूशन लेके आएंगे तो उसमें जाहिर सी बात है कि मैं आप लोगों से पूछता हूँ, आप 50 लोग हैं, 70 लोग हैं, 100 लोग हैं, कि आपका एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, तो जाहिर सी बात है कि वो एक पूरी डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगी। ए बंदे का कुछ होगा, बी का कुछ होगा, सी का कुछ होगा, इस तरह पूरी एक डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगी। और फिर मैं इस फार्मूले के जरिए क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड कर लूंगा, यानी आई ओवर 1 प्लस आई करके मैं क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड कर लूंगा। तो उसकी भी इस तरह डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगी। तो उस डिस्ट्रीब्यूशन में एक मिनिमम वैल्यू होगी, एक मैक्सिमम वैल्यू होगी, और इसी तरीके से एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इंटरेस्ट की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आएगी, यानी रेंज आएगी। तो उसी तरीके से क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट की भी रेंज आएगी। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन आएगी वो डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगी किसकी भला, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगी, और फिर हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आएगी। जब वो आएगी तो उसकी पूरी रेंज आ जाएगी, यानी रेंज का मतलब ये है कि उसमें हमें मिनिमम वैल्यू भी पता चल जाएगी और मैक्सिमम भी पता चल जाएगी, और ये रेंज आ जाएगी हमारे पास, यानी एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इंटरेस्ट की, और क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट की भी हमारे पास रेंज आ जाएगी। मिनिमम क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा और मैक्सिमम क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि मिनिमम एक्सपेक्टेड इंटरेस्ट रेट आ जाएगा, और इसी तरीके से मैक्सिमम एक्सपेक्टेड इंटरेस्ट रेट आ जाएगा, इसी तरीके से मिनिमम क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा, और इसी तरीके से हमारे पास मैक्सिमम क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। क्लियर होगी ना ये बात? क्योंकि जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि आप यहाँ पे पर्सन्स लिख लें, पर्सन्स, तो पर्सन ए, पर्सन बी, सी, है ना, और ये जी तक बंदे हैं आपके पास। आप उनसे पूछना शुरू करते हैं जी आपका एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। कोई कहेगा 2%, कोई कहेगा 12%, कोई कहेगा 4%, कोई कहेगा 8%, कोई कहेगा 8%, कोई कहेगा 12%, किसी का सेम भी तो आएंगे ना, इस तरीके से चलता जाएगा, किसी का आएगा 20%। तो अब आप एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इंटरेस्ट से अब आप यहाँ से ये पूरी डिस्ट्रीब्यूशन आ गई ना, तो इसमें हमें मिनिमम भी पता चल जाएगा और मैक्सिमम पता चल जाएगा, और इससे हम क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट भी फाइंड कर सकते हैं। क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट का फार्मूला हमें आता है, वो क्या है, वो है आई ओवर 1 प्लस आई। तो ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट की वैल्यूज भी आ जाएंगी। तो इनमें मैक्सिमम मिनिमम निकल आएंगे ना, मिनिमम क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आ जाएगा और मैक्सिमम भी आ जाएगा। तो इस यहाँ तक हमें ये समझ आ गया कि एक पूरी डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगी हमारे पास क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट की भी, और एक डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगी हमारे पास क्या कहते हैं इसको, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इंटरेस्ट की भी। ठीक है ना जी? तो यहाँ तक ये बातें समझ आ गई।